हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आज हम इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और आप सभी लोगों का ड्यूटी होगा कम से कम 30 प्रश्न सही करने का। तो इस वीडियो का कट ऑफ 30 प्रश्न है, ठीक। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 4 ऑप्शन मिलेगा और उसी में से एक आंसर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, ये किस धर्म से संबंधित है मंदिर? तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये जो माउंट आबू है ये गुरु शिखर, जिसे अरावली के गुरु शिखर है, उसका सर्वोच्च चोटी माना जाता है गुरु शिखर, और ये जैन धर्म से वहीं पर आपको माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर मिलेगा, ठीक। तो पहले के आंसर बी हो जाएगा। जब जैन धर्म की बात आता है, जो इसके 24वें तीर्थंकर या वास्तविक तीर्थंकर की बात करें तो ये महावीर स्वामी थे। उनके मृत्यु के बारे में पूछ देता है। उनका मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। दूसरे के आंसर ए हो गया था। ये कब कब दिया गया था इनके द्वारा? तो 1942 में मुंबई में ये दिया गया था। 1942 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, तो उसी समय करो या मरो के नारा इन्होंने दिया था। और आपको दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। उसके कुछ समय बाद ही ये देखिए 9 अगस्त 1942 को, ये याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने शोर समिति से ये पास किया था और इस आंदोलन के लिए प्रस्ताव, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरे के आंसर ए हो जाएगा। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को पूर्णतः दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। और सबसे पहला उनका सत्याग्रह कौन था? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह था, ठीक। ये सफल सत्याग्रह था। जो तिनकठिया व्यवस्था था नील वाला खेती के विरुद्ध, वो किया गया था। अहमदाबाद जो मिल मजदूर वाला आंदोलन था, जिसमें सबसे पहले भूख हड़ताल के आपको हथियार के रूप में ये महात्मा गांधी यूज किए, तो वो भी पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन के बारे में इनका पूछ सकता है। 1920 से 22 तक हुआ था। और 5 फरवरी को, जो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया था, उसके बाद महात्मा गांधी आहत हुए थे, क्योंकि इसमें 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था भीड़ द्वारा। इससे आहत हुए थे और ये असहयोग आंदोलन आपको वापस ले लिए थे। कब? तो ये याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है डेट से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किनके किनके बीच हुई? 3 लड़ाई हुआ है पानीपत का, तीनों मैं बता देता हूँ। प्रथम जो हुआ था ये 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में इसके बाद किया था भारत में। दूसरा लड़ाई जो होता है ये पहला, देखिए पहले के बारे में पूछ रहा था, माफ कीजिएगा। तो ये हुआ था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक। इब्राहिम लोदी के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द्वितीय अफगान शासक पूछ सकता है, जो कि द्वितीय अफगान शासक में ये आपको आता है कि द्वितीय अफगानी वंश के शासक कब फिर आया था? तो ये शेर शाह सूरी के काल में ही, वो भी अफगान ही माने जाते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, हुमायूं को हराए थे। और जो अफगान के लास्ट था ये लोदी वंश का, ये इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने हराया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो 1556 डेट याद रखिए। इस समय क्या हुआ था कि हेमू और अकबर का जो आपको उस समय संरक्षक था वो बैरम खां था, उसके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू हारे थे, ठीक। और एक 1761 का डेट याद रखिए। इसमें अफगानों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक, जिसमें मराठा हारे थे और अफगान जीता था। अहमद शाह अब्दाली था उस समय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप क्या लगा लीजिएगा इसमें से? बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, ये आपके सामने है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपको भारत और चीन के बीच में स्थित है। किसके? भारत और चीन के बीच में। तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो स्थित है ये किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 के भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है ये आपको बताना है, ठीक। इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी। लुम्बिनी में और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी अभी नेपाल के तराई वाला क्षेत्र में पड़ता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया, जो गया में है। और सबसे पहला जो उपदेश दिए थे वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वो सारनाथ में दिए थे, वाराणसी के निकट। सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और ये जो उपदेश देते थे ये इसमें सबसे ज़्यादा पाली भाषा का उपयोग करते थे, ठीक। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और राजगिरी में सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा जो हुआ था ये आपको पूछ सकता है, दूसरा वैशाली में हुआ था। पहला जो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। दूसरा जो हुआ था काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलग्राम में। ये बौद्ध संगीति पूछता है, तो ये याद रखिएगा, मैं ऐसे ही आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों
अंततः निम्नलिखित में किसके द्वारा समाप्त हुई? इनका व्यापारिक क्रियाकलाप किससे समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है किस एक्ट द्वारा। तो पूर्णतः आपको 1833 के एक्ट द्वारा इनका क्रियाकलाप खत्म हो गया था भारत में, ठीक। इससे 1833 से पहले 1813 का एक्ट जो आया था, इसमें चाय के व्यापार के लिए छूट दिए गए थे चीन के साथ, लेकिन वो पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रियाकलाप 1833 के एक्ट द्वारा खत्म हो जाता है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको 8848.86 मीटर है, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपको जो है माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय का, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो 2 बार चढ़ी थी, ये संतोष यादव है। सबसे पहली बार जो महिला चढ़ी थी भारतीय महिला, वो बछेंद्री पाल थी। सबसे पहली पूछे तो बछेंद्री पाल, और 2 बार पूछे तो संतोष यादव। 7 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको पूछ रहा है। दिल्ली के लाल किला हो या ये आगरा के आपको ताजमहल हो, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा, ठीक। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 के आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक। अब अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अकबर ने दीन इलाही धर्म की भी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान शब्द के सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये आपके सामने ऑप्शन है, सभी ऑप्शन देख लीजिए। तो ये किया गया था चौधरी रहमत अली द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी, ये क्वेश्चन नंबर आपको 9 बताना है। तो ये किया गया था आपको अकबर द्वारा, मनसबदारी प्रणाली, ठीक। 9 का आंसर हो जाएगा सी। अकबर के दरबार में ही बिरबल रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन पूछ सकता है कहाँ पर शुरुआत हुआ था, तो उत्तराखंड में शुरुआत हुआ था। और चिपको आंदोलन जो था, ये पेड़ से लोग चिपक जाते थे और वन नहीं काटने देते थे, तो ये वन कटाई से आपको याद रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर वन की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आलू में ब्लैक हॉट हार्ट का कारक क्या है? आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, इसका मुख्य कारक क्या है? तो इसका मुख्य कारक है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है रोग हो जाता है, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा, इसका अंत हुआ था 1829 में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, तो बेंटिंक ने किया था, ठीक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें कहा जाता है, क्योंकि 1833 का एक्ट जब आया था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सबसे पहले बेंटिंक ने ही आपको बने थे, ठीक। लॉर्ड डलहौजी का राज्य की हड़प नीति है, सतारा जो है इसका सबसे पहला शिकार बना था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही ट्रेन का भी परिचालन हुआ था मुंबई से थाड़े के बीच में। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का डेंसिटी जो होता है, ये अधिकतम होता है, ठीक। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दक्षिण भारत में सूर्य शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत के जो सूर्य शिखर है उसका नाम क्या है? तो ये देखिएगा, दक्षिण भारत के सूर्य शिखर का नाम है अनाईमुदी, अनाईमुडी है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे पर आता है दादा बेटा। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ आकर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का आपको नाम बताना है, इसमें से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो कि आपको वायुमंडलीय तापमान को बढ़ा देता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से आता है। हमारे वायुमंडल में वैसे 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें प्रमुख रूप से ये भूमिका निभाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो करता है, सूरज की जो प्रकाश आता है उसे अवशोषित कर लेता है, ठीक, और उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसका जो विकिरण है उसको अवशोषित कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और इसी से आपको आइसबर्ग अलग अलग आप देखिएगा, मतलब कि जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ़ है पिघल रहे हैं, सुनामी आ रहा है, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका ही उत्तरदायी होता है, ठीक। 15 के आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इसको अगर आपको कम करना है तो पेड़ की संख्या बढ़ाना होगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 15 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अब आपके सामने सभी ऑप्शन देख लीजिए। तो भूगोल का जनक कहा जाता है एरिस्टोस्थनीस को, एरिस्टोस्थनीस को कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा 16 का। एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ये आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सौर मंडल में आपको 8 ग्रह है।
पहले 9 ग्रह था 2006 से पहले। 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया, अब 8 ग्रह आपको मिलेंगे, ठीक। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और यही बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड है, यह ध्यान में रखिएगा, गैनीमीड। अगर हम बात करें ये सूरज हो गया, तो ये मान लीजिए बुध हुआ, जो कि बुध जो है ये सूरज के सबसे नज़दीक है और मात्र 88 दिन में ये परिक्रमा कर लेता है और सबसे नज़दीक ग्रह है सूरज का। फिर उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है द्वितीय स्थान पर आता है दूरी के हिसाब से सूरज के हिसाब सूरज से। और सूरज में जो ऊर्जा का आपको मेन स्रोत हो वो नाभिकीय स्लैन है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सूरज के बाद आपको सूरज के जो सबसे नज़दीक है ये बुध है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपको पृथ्वी आता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को बोला जाता है। भोर के तारा, सांझ के तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सौंदर्य के देवता, ये सभी आपको शुक्र को बोला जाता है। और शुक्र और बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको सन हो गया, तो ये हो गया बुध हो गया, ये हो गया पृथ्वी हो गया, ये हो गया आपका, माफ कीजिएगा यहाँ से देखिए, ये सूरज हो गया, ये हुआ बुध, ये हुआ आपको शुक्र, ये हुआ पृथ्वी और ये हुआ मंगल। ये मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण, ये लाल दिखाई देता है। और ये आपको क्षुद्र पट्टी बेल्ट हुआ। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाहर की तरफ पाए जाते हैं। ये सभी आंतरिक ग्रह होते हैं और सॉलिड अवस्था में होते हैं। ये कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं, तब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बराह ग्रह में कौन कौन होते हैं, तो ये गैसीय अवस्था में और तरल अवस्था में मिलते हैं बराह ग्रह। ये आपको हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यूरेनस, नेपच्यून और शनि, बृहस्पति। तो यहाँ से आप याद रखिएगा 17 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह उपग्रह कौन है, गैनीमीड है। अब पृथ्वी का एक उपग्रह और है, वो चंद्रमा है, ये ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी का उपग्रह एक ही है, चंद्रमा है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो ये शनि के पास है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है, ये याद रखिएगा। मंगल का 2 उपग्रह डिमोस और फोबोस है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, 18 का आंसर बी हो जाएगा। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। कांट ने पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित आपको वैवय राशि परिकल्पना, वैवय राशि परिकल्पना, ये आपको याद रखिएगा, ये हो जाएगा 19 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। 19 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के हेतु किया जाता है। एनीमोमीटर है, इसका प्रयोग किसका मापन के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ये पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है आपको वायुदाब मापने के लिए। थर्मामीटर का आपको तापक्रम मापने के लिए किया जाता है, ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्टीमीटर का उपयोग आपको ऊंचाई मापने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है, इससे दूर ही रहिएगा। घुटन होकर मृत्यु हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने के कारण, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, खून में, ठीक। ये हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और ऑक्सीजन के कंपेयर में देखा जाए तो 200 गुना ज़्यादा ये संयोग करती है, ठीक। 21 का आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादातर गाड़ी वाड़ी, अब देखिएगा गाड़ी हुआ, मोटर वाहन हुआ, वहीं से आपको ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 22 है कि जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जैसे पंजाब, दिल्ली वाले क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में देखिएगा जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी प्रतिरोधों के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी प्रतिरोधों के कारण, ठीक। कैस्पियन सागर से आपको आता है, आप भूमध्य माफ कीजिएगा, मेडिटेरियन सी से ही, उधर से ही जलवायु जो आता है, जल राशि आता है और पश्चिमी विक्षोभ का रूप लेता है। ये मेडिटेरियन सी थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से कारण ही आपको जाड़े के दिन में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो ये आपको होती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, जो कि जाड़े के दिन में होती है। और ये मुख्यतः देखिएगा दिसंबर में होता है। यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा, और चेन्नई में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है भारत में, ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ये मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि केरल में सबसे पहले शुरुआत होते हुए आपको प्रारंभ होता है, ठीक। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको जाड़ों के दिनों में उत्तरी भारत में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान होता है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते का भुगतान होता है, ये आपको बताना है। तो इनके वेतन और भत्ते का भुगतान जो होता है, ये भारत के संचित निधि से होता है, भारत के संचित नहीं। 23 के आंसर क्या हो जाएगा, ए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी कितना उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, तो 34 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। और अभी उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है, 25 उच्च न्यायालय है, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो 23 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता
प्रदान करता है? भारत के संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो भारत के संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, ठीक, कि मात्र एक देश के नागरिक आप होंगे, ठीक, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? जैसे स्विट्जरलैंड हुआ, हो आपको अमेरिका हुआ, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णन है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये राज्य कोई भी बनाते समय ये देखेगा, राज्य की नीति बनाएगा। ये कलकारी राज्य के लिए अभी कल्पना की गई थी, और ये जो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और ये संविधान के भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक, इसका वर्णन। और इसके प्रमुख आर्टिकल जैसे 40 हुआ ग्राम पंचायत के बारे में, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के बारे में, ये सब आर्टिकल पूछ सकता है। निःशुल्क विधि सहायता ये सब पूछता है, आर्टिकल 39 ए। ऐसे आपको कुछ आर्टिकल याद रखिएगा डीपीएसपी का। क्वेश्चन नंबर 26 कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक। मौलिक अधिकार के जो संरक्षक, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उसके संरक्षक के रूप में कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, और हमारे संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक। अब ये जो भाग 3 है, इसमें एक आपको आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 जो है, ये मुख्यतः जो आर्टिकल 32 ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे क्या बोला जाता है? संविधानिक उपचारों का अधिकार। इसी आर्टिकल के तहत जितना भी आपका फंडामेंटल राइट है, जैसे अभी 6 फंडामेंटल राइट आपको है, जो कि आर्टिकल 32 में भी आपको जो संविधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट ही है। इसको ही मिलाकर आपको 6 फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं, इसके मौलिक अधिकार। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में डालकर लीगल राइट बना दिया गया। अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी होता है और वो जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? तो ये उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने राज्यों में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में राज्यसभा का अधिकतर शक्ति प्रदान किया गया है और ये आर्टिकल 352 के तहत कर सकते हैं, ठीक। 27 के आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषय पर विचार करता है? देखिए, जो भारतीय अखिल भारतीय सेवा में जो जो आ जाएगा, जिससे वो आईएएस आ जाएंगे, आईपीएस आ जाएंगे, आईएफएस आ जाएंगे। आईएफएस यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, या ध्यान में रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो 3 आते हैं अखिल भारतीय सेवा में, आईएएस, ठीक, एक आईपीएस और एक आईएफएस, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74-75 किन विषयों पर विचार करता है? तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 संविधान के कौन से विषय पर विचार करता है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने है। तो ये विचार करता है आपको किस पर? तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। तो ये 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। देखिए, राज्यसभा के बारे में पूछ सकता है, संसद के बारे में पूछ सकता है और लोकसभा के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक। यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद में कौन कौन दिया है। तो आपको संसद पूछे तो 79 हो जाएगा, 80 लोग आपको राज्यसभा हो जाएगा, 81 लोकसभा हो जाएगा। ये आर्टिकल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द्रव की बूंद के गोलीय आकार का कारण क्या है? द्रव के बूंद गोल होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो द्रव के बूंद के गोलीय आकार या बारिश के बूंद के जो गोलीय आकार होता है बारिश का, वो होता है पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ये ध्यान में रखिएगा। 29 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से प्राप्त होता है? किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है? तो ये समस्थानिक बनते हैं। समस्थानिक उसे बोला जाता है, ठीक, जिसका परमाणु संख्या मतलब समान हो लेकिन आपको परमाणु भार अलग अलग हो। और संभारिक उसे कहा जाता है जिसका आपको परमाणु भार तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, ठीक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, NaCl विद्युत मतलब जलीय घोलन होगा। NaCl का जलीय घोलन में विद्युत सुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? जो मुक्त अवस्था में, ये आपको बताना है, इसमें मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं क्या? आयन उपस्थित होते हैं, ठीक। NaCl पॉजिटिव आयन Na पर और Cl पर माइनस जलीय विलयन में, ठीक। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस
किसे बोला जाता है? एलपीजी को बोला जाता है, जिसका आपको क्या होता है फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक। एलपीजी जो हमारा घर में उपयोग किया जाता है हम लोगों के, इसमें जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से होते हैं। मिथाइल मरकेप्टन इसमें मिलाए जाते हैं, क्योंकि इसका गंध जो है कि रिसाव होता है, तो गंध के जानकारी मिले इसलिए, ठीक। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा रोग होने का मुख्य रूप से कारण क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इन्फ्लुएंजा होने का कारण जो है ये आपको बताना है, ठीक। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो ये आपको होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर ये हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ये होता है आपको ब्लड थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मनुष्य में प्रतिरक्षा निर्भर करती है। मनुष्य के प्रतिरक्षा किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सेब में खाने वाला भाग है, जो सेब है, एप्पल है, इसमें खाने वाला भाग क्या है? एप्पल में आपको आयरन भी होता है। एप्पल में आपको याद रखिएगा, जो एप्पल में आयरन के कारण ही देखिएगा, उस काट कर एप्पल छोड़ दीजिए तो ऊपर लाल रंग का हो जाता है। एप्पल में विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक। तो सेब में खाने वाला भाग कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो ये हो आपको पुष्पासन, पुष्पासन है। 35 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लैंगरहैंस की दुबकाय जो हार्मोन उत्पन्न करती है वो है, लैंगरहैंस की दुबकाय जो हार्मोन उत्पन्न करती है, अग्नाशय से यह हार्मोन उत्पन्न होता है, ये कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन कमी से ही आपको मधुमेह रोग हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है, तंत्रिका तंत्र का वो कौन सा भाग है? तंत्रिका तंत्र का वो, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक। और किडनी की इकाई जो है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये आपको बताना है, तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो शरीर को संतुलित रखता है वो कौन सा भाग है? मस्तिष्क वाला भाग, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो लोहा है, आयरन है, ये प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो लोहा देखिएगा ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में पालक में मिलेगा या हरा सब्जी में मिलता है, ठीक। लोहा प्रचुर मात्रा में हरा सब्जी में मिलेगा। विटामिन सी जो प्रचुर मात्रा में मिलता है ये आपको आंवला में मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गाजर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन रहा, ठीक। तो सप्तरथ मीन्स की 7 रथों वाला मंदिर, 39 का आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम में स्थित है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर इसे कहते हैं, इसका निर्माण जो कराए थे नरसिम्हवर्मन प्रथम ने करवाया था, और ये सप्तरथ मंदिर पूछता है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 40 के आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 40 के आंसर ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद्र को ही, यह भूतपूर्व आपको हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनके ही देख रेख में आपको ओलंपिक में इंडिया ने लगातार आप देखिएगा मेडल जीत कर आया था, वो भी गोल्ड मेडल, ठीक। और इन्हीं की तिथि जो होता है ये 29 अगस्त को होता है, और इसी दिन हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। तो टोटल 40 क्वेश्चन मैंने कराया। इस 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।